हाय फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देशद्रोह पर एक टिप्पणी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम एलएलबी सेशन 2019 में ये क्वेश्चन आया था। एज इट इज ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था, देशद्रोह पर एक टिप्पणी लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसको अच्छे से चर्चा करेंगे और जानेंगे राजद्रोह एक खुला आचरण है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषण और संगठन, यानी कि राजद्रोह में होता क्या है, भाषण और संगठन जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, प्रेजेंट स्थापित व्यवस्था जो होती है, उसके खिलाफ ये विद्रोह की ओर ले जाता है। जो भी भाषण है या जो भी संगठन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ विद्रोह की ओर ले जाता है। और अक्सर राजद्रोह में ये देखा गया है कि ये एक संविधान की तोड़फोड़ और एक स्थापित प्राधिकरण के खिलाफ जो असंतोष या विद्रोह को उकसाना शामिल होता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आईपीसी की धारा 124 ए को कवर करता है, जिसमें बताया गया है, आईपीसी की धारा 124 ए में बताया गया है, डिफाइंड किया गया है कि राजद्रोह होता क्या है। ठीक है। अब क्योंकि 1860 में आईपीसी को स्टार्ट किया गया 1860 में, और तब से हम इसको कैरी कर रहे हैं। समय समय पर आप जानते हैं कि कानून में परिवर्तन होते हैं। ठीक यही परिवर्तन 1860 के 10 साल बाद अंग्रेजों द्वारा किया गया, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में, उस समय हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर लीडर्स थे वो एंटी ब्रिटिश हुआ करते थे। क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें अपना देश आज़ाद कराना था, तो हम उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहते थे, भाषण देते थे, आलेख लिखते थे, लेख लिखते थे न्यूज आर्टिकल्स पे, ठीक है, किताबें लिखा करते थे, जिससे कि लोग जाने होता क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पर कितना अत्याचार कर रही है। अब क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। अब क्योंकि उनके भाषण इतने ज्यादा ऐसे एग्रेसिव होते थे कि उनके भाषण से लोग बाग मोटिवेट हो जाया करते थे, तो उनको ये लगता था कि भाई वाकई में हम गुलाम हैं और हम गुलाम हमें होना नहीं चाहिए था। भाई हमारा देश और हमारे देश में हमसे ही गुलामी करवाई जा रही है। ठीक है। तो उनके भाषण से वो जो लिखते थे, उनके लेख को पढ़ करके लोग बाग एकदम मोटिवेट हो जाते थे और आजादी के लिए अपना आपको समर्पित कर दिया करते थे। अब ऐसी ही चीजों को रोकने के लिए, इन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने आईपीसी 1860 में एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया और एक धारा बनाई 124 ए, जिसमें राजद्रोह को अच्छे से डिफाइंड किया गया है। ठीक है। जो ये कहता है कि जो भी शब्द बोले गए या लिखे गए या संकेत द्वारा या फिर दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा घृणा या अवमानना में लाने का प्रयास करता है, ठीक है, जो लोगों को प्रोवोक करता है, लोगों को उत्तेजित करता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो उसकी बातों में आकर के उस प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करते हैं, वो राजद्रोह कहलाता है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। ठीक है। इसमें नॉन बेलेबल मतलब आप मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी बेल के लिए अपील नहीं कर सकते, अपनी बेल की सिफारिश नहीं कर सकते, आपको बेल नहीं मिलेगी। मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो इसे 3 साल तक की सजा सुना सकता है या फिर आजीवन कारावास से भी उसको दंडित कर सकता है या फिर जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। दोस्तों, इसको और भी अच्छे से जानते हैं, इसमें कुछ केस लॉज हैं और कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? दोस्तों, अगर नहीं करा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें, आपके ही सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आगे चलते हैं इसी वीडियो में और देखते हैं कि 1860 ये जो हमारा आईपीसी है, इस आईपीसी में सेक्शन 124 के ऊपर न्यायालय ने क्या व्याख्यान दी, न्यायालय ने क्या व्याख्या किया। तो न्यायालय के अनुसार जो देशद्रोह है,
वो ऐसा माना गया कि भाई अगर जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, लेकिन अगर वो एक दो बार किया और उस नारेबाजी से किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं भड़की, किसी प्रकार का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ, तो उसको देशद्रोह नहीं माना जाएगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक दो बार कर रहा है तो, अगर वो रूटीन में कर रहा है और उसका मोटो ये है कि भाई वो किसी भी तरह करके समाज को भड़का रहा है, भड़काना चाहता है, वायलेशन क्रिएट करना चाहता है, तब वो क्या होगा, देशद्रोह माना जाएगा, बट एक दो बार में नहीं। उदाहरण के लिए कुछ स्लोगन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे खालिस्तान जिंदाबाद, ये एक समूह द्वारा किया गया था और बार बार किया जा रहा था, ठीक है। फिर राज करेगा खालसा, ये भी एक समूह द्वारा किया जा रहा था और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार किया जा रहा था। टुकड़े टुकड़े गैंग करके एक तेज जिसने नारा दिया था, स्लोगन स्टार्ट किया था, टुकड़े टुकड़े, ठीक है। तो ये भी बार बार किया जा रहा था और इन सबका मोटो ये था कि किसी भी तरह से वायलेशन हो, लोगों को उकसाया जा रहा था विद्रोह करने के लिए, तो ये एक तरह का देशद्रोह माना गया। कुछ केस लॉज हैं जो और भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। उमर खालिद वर्सेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उमर खालिद एक स्टूडेंट था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, जिसने कुछ स्लोगन्स दिए, कुछ भाषण दिए, जिससे कि समाज में अराजकता फैली और लोग बाग आक्रोश में आए, विद्रोह किया और इसको ये माना गया कि इसके ऊपर भी चार्ज लगाया कि भाई आपने राजद्रोह किया है। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर माना गया था कि जो एक समूह है उसके द्वारा नारे दिए जा रहे थे खालिस्तान वाले, ठीक है, या फिर खालसा वाले, जो भी नारे थे वो यहाँ पर दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी इनको क्या कहा गया, इनको ये माना गया कि ये देशद्रोह कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं, इन पर राजद्रोह का चार्जेस लगाया गया। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें देखा गया कि इन्होंने कोई एक लेख लिखा जिससे समाज के लोग भड़क गए और सरकार के खिलाफ आकर के बगावत करने लगे। यानी कि कुल मिलाकर के किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण को देशद्रोह के रूप में मानने के लिए हिंसा, सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काना चाहिए। अगर वो नहीं भड़कती तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो राजद्रोह कर रहा है। या फिर कोई भी लेखक कोई लेख लिखता है और उससे हिंसा को सार्वजनिक व्यवस्था से उकसाता है, वो हिंसा उकसाता है या सार्वजनिक व्यवस्था को उकसाता है, तो ये माना जाएगा कि वो राजद्रोह कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है ये सेक्शन 124(1) कहता क्या है और देशद्रोह होता क्या है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू so much।